क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए और बी अचर है और ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 का लेख चित्र कैसा होगा हमें इस ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 दिया गया है। हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा माइनस बी बाई ए। एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी हिंदी में स्थिरांक। तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक ऐसा लाइन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यानी y अक्ष के समानांतर होते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कहा गया है y अक्ष के समानांतर, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, y अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो बिंदु x, -7 और 3, -3 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान है इसमें से कौन सा, ये हमें निकाल के बताना है। तो ये काफ़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। इसका हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। हमें इसमें लिखना पड़ेगा x, -7 और 3, -3 इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसे हमें अंडर रूट पे रखना होता है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे x1 के प्लेस में हमें x को इस्तेमाल करना है, y1 के प्लेस में -7 को इस्तेमाल करना है, x2 के प्लेस में 3 को इस्तेमाल करना है, y2 के प्लेस में -3 को इस्तेमाल करना है। तो हम निकालते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -7 -3 का स्क्वायर, और इसमें हमें रूट भी लगा देना है। x - 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x² - 6x + 9। यहाँ पे हमें -7 एंड +3 बन जाएगा तो -4 आएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और इसे हमें रूट के अंदर रखना है। फाइनली हमारे पास x² - 6x + 25 ये आएगा, और ये रूट के साथ आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ये कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 5 यूनिट के बराबर है। तो हम लिख लेंगे x² - 6x + 25 ये रूट के अंदर दिस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो हमने ऐसे 5 लिखा। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिलेगा x² - 6x + 25, और इधर भी 25 मिलेगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद। अब हम जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि x² - 6x ही रहेगा, क्योंकि ये 25 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो -25 बनेगा, और 25 से 25 माइनस होने के बाद वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली x² - 6x = 0 मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x × x - 6 = 0, और हम एक एक करके इसको 0 करेंगे तो एक वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तो हमारे पास एक वैल्यू x = 0 आया और दूसरा x = +6 आया। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0 या 6। क्वेश्चन नंबर 11, r के किस मान के लिए समीकरण rx - 3y - 1 = 0 और 4 - r × x - y + 1 = 0 के समाधान नहीं होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर ढूंढना है। तो उसके लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम समीकरण लिख चुके हैं जिसमें rx - 3y - 1 = 0 एवं 4 - r
ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिए गए हैं। हमें इन दो समीकरणों को बताना है कि इन दोनों से कोई समाधान नहीं होगा। तो नियम के अनुसार हम मान लेते हैं कि ये जो r है वो a1 है, ये -3b1 है और -1c1 है। ठीक इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में 4 - r को हम a2 मान लेते हैं, -1 को b2 मान लेते हैं और 1 को c2 मान लेते हैं। इस हिसाब से हम जब a1/a2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा r/4 - r, और b1/b2 का मान निकालेंगे तो -3/-1 मिलेगा, और c1/c2 का मान निकालेंगे तो -1/1 मिलेगा। समीकरण के समाधान नहीं होने के शर्त को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, जो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 वो हम यहीं पे देख पा रहे हैं, क्योंकि b1/b2 का वैल्यू हम कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा और c1/c2 का वैल्यू -1 मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन तो पहले से ही हो चुका है, हमें सिर्फ दिखाना है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमें होल्ड होता हुआ नज़र आएगा अगर इस समीकरण का समाधान नहीं हो तो हम इसी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए r का मान निकालेंगे। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r/4 - r इक्वल्स टू -3/-1। जब हम इसका समाधान करेंगे तो हमें ये माइनस माइनस को कैंसिलेशन करना पड़ेगा और r इक्वल्स टू 4 - r को 3 से गुना करना पड़ेगा। फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आएगा 12 - 3r, और हम जब इसे और समाधान करेंगे तो हमें मिलेगा 4r इक्वल्स टू 12, और समाधान करेंगे तो r इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दिए गए समीकरणों का समाधान तभी नहीं होगा जब r का मान 3 होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सही ऑप्शन वाला उत्तर कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी खंभे के धरातल पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नत कोण कितना होगा, हमें ये निकाल के बताना है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल में इसका नाम हमने ए रखा, ये बी रखा और ये सी रखा। छाया की लंबाई जो होगी वो बेस के बराबर होगी और जो खंभे होंगे वो ए बी के बराबर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि खंभे के धरातल पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो अगर इसकी ऊंचाई x है तो छाया की लंबाई इसके √3 गुनी है, इसका मतलब √3x। तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार जो होता है वो 10 बन जाता है, और अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा मान लें तो हम यहाँ पे tan थीटा लिख पाएंगे। ए बी का वैल्यू x है और बी सी का वैल्यू √3 इंटू एक्स है, इक्वल्स टू tan थीटा। x और x कट जाएगा, 1/√3 यहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू tan थीटा। और ये 1/√3 tan का 30 डिग्री का वैल्यू है, इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर आया वो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आया। तो ऑप्शन देखना है कौन से ऑप्शन में थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है, वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख पा ऑप्शन नंबर बी जो है वो 30 डिग्री दिया है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ये डिजिट्स दिए गए हैं, इनका बहुलक निकालना है। तो इनका बहुलक निकालने के पहले हमें इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 3 बार आया है
और 3 एक बार आया है, 4 जो है वो 5 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 7 8 और 9 ये चारों एक एक बार करके आए हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है। तो यहाँ पे हमें बहुलक जो है वो पता चलेगा जो है 4, क्योंकि 4 जो है यहाँ पे 5 बार आया है, 4 की आवृत्ति जो है वो 5 बार है, इसी वजह से 4 इसका बहुलक होगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये आंसर हो गया हमारा सी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 14, 4.5 सेंटीमीटर व्यास व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन जो धातु से निर्मित है को गलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास व 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, हमें ये निकालना है। तो ये काफ़ी आसान है, हम इसे निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार बनाए गए सिक्कों की संख्या जो है वो निकालने के लिए हमें ठोस वृत्ताकार बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और सिक्कों का आयतन निकालना पड़ेगा, उन दोनों को भाग करना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्म में इसको लिख चुके हैं, जो है बनाए गए सिक्कों की संख्या बराबर ठोस वृत्ताकार बेलन का आयतन बट्टा सिक्कों का आयतन। हम इसे फॉर्मूला बैठाएंगे और फिर इसका सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। तो वृत्ताकार बेलन का जो आयतन है उसमें हमें पाई आर स्क्वायर एच इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पाई की जगह पे हम पाई लिखेंगे और आर की जगह पे हम वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास लेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जो व्यास है वो 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धव्यास जो होगा वो होगा 4.5/2, ये होगा अर्धव्यास। हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा और हाइट इंटू हाइट एच जो क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें बेलन का आयतन मिलेगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, सिक्के का आयतन लिखेंगे। तो सिक्के का आयतन का फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो पाई की जगह में हम पाई लिखेंगे, लेकिन सिक्के का जो अर्धव्यास है वो होगा 1.5/2, क्योंकि 1.5 जो है वो व्यास दिया गया है क्वेश्चन में। तो 1.5/2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें जो हाइट है वो है 0.2 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो हम इसका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। हम इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, जिसमें ये फॉर्म आया है। हम यहाँ से इसको कैंसलेशन करेंगे, पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो जाएगा। 4.5/2 4.5/2 इसका जो पॉइंट है और नीचे में 1.5/2 1.5/2, तो ये ऊपर के ये दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सिर्फ 0.2 का पॉइंट रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर में एक 10 ले लेते हैं और अब सब सारे पॉइंट्स को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। कैंसिलेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 3 बचा, 5 बचा और 10 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 450। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 450 और हमें देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो 450 दे रखा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 450। क्वेश्चन नंबर 15, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से PR और PS दो स्पर्शक खींचे गए हैं। यदि PR 8 सेंटीमीटर और एंगल RPS इक्वल्स टू 60 डिग्री हो तो RS की लंबाई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में हमें सही आंसर ढूंढना है। हम यहाँ डायग्राम बना चुके हैं, एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है, P बाहर स्थित एक बिंदु है, इस P बिंदु से PR और PS दो स्पर्शक खींचे गए हैं। PR 8 सेंटीमीटर का है, P बिंदु पे बना हुआ कोण 60 डिग्री का है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चित्रानुसार हम देख पा रहे हैं PR और PS इन दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। क्यों, इसका कारण बताते हैं। इसका कारण ये है कि P बिंदु से खींचा गया स्पर्शक PR और PS है
और उन दोनों की लंबाई समान होती है। और पी आर का जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, इसी वजह से पी आर और पी एस की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखते हैं कि पी आर एस एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज के पी बिंदु यानी शीर्ष पे बना हुआ कोण 60 डिग्री का है। और पी आर एस ये जो त्रिभुज है ये एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि पी आर और पी एस इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे बने कोण बराबर होते हैं। चूँकि पी बिंदु पे बना हुआ कोण 60 डिग्री का है तो इन दोनों कोण को मिला के 120 डिग्री होना चाहिए, और ये 120 डिग्री होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक कोण बराबर भी होंगे। इसी वजह से ये तभी संभव है जब इस आर बिंदु पे बना कोण 60 डिग्री हो और एस बिंदु पे बना कोण 60 डिग्री हो। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज पी आर एस के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। और त्रिभुज पी आर एस एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों समबाहु त्रिभुज होगा? क्योंकि इसके प्रत्येक कोण बराबर हो गए हैं। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं की लंबाई समान होती है। इसी वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर बराबर पी एस बराबर आर एस, और वो कितने के होंगे? 8 सेंटीमीटर। तो हम देख पा रहे हैं कि आर एस की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। और ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, वाई अक्ष के साथ सरल रेखा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 का कटान बिंदु क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो जो दिया गया समीकरण है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। चूँकि यह सरल रेखा वाई अक्ष के साथ वाई अक्ष को काटती है, और हम जानते हैं वाई अक्ष पर x का जो मान होता है वो 0 होता है। इसीलिए हम x के जगह पे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। तो p इंटू 0 प्लस q इंटू वाई बराबर r। तो जब हम इसका समाधान करेंगे तो हमें y इक्वल्स टू r बाई क्यू मिलेगा। तो कटान बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ कटान बिंदु बराबर x का मान 0 और y का मान r बाई क्यू। ये कौन सा ऑप्शन में मौजूद है? ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे आंसर लिख के दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 0, r बाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वृत्त के व्यास की अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शक रेखाएं होती हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी होती है? तो हम दिखाते हैं। अगर एक वृत्त खींचेंगे, इस वृत्त का व्यास खींचा जाएगा। व्यास के शीर्ष बिंदुओं पे 2 स्पर्शक खींचे गए हैं और वे दोनों स्पर्शक एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर।